डॉक्टर्स जो है ना इस मामले में हम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा आएगा हमारी हेल्प करने के लिए, तो अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हना और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। और आज जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा हट के है, और इस टॉपिक को बनाते हुए थोड़ा सा मुझे समझ लें कि परेशानी भी थी और दुख भी था, इस वजह से कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मेडिकल कम्युनिटी और स्पेशली रेजिडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो हालात हैं ना वो बहुत बुरे हैं। मेडिकल कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा बुरे हालात चल रहे हैं, और हम लोग जो अमूमन जो है ना हम लोग फाइनेंसिस को इतना नहीं देखते क्योंकि फाइनेंसिस एक बाय प्रोडक्ट होता है। लेकिन आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर एक्सीलेंस पे जाना तो दूर की बात है, फाइनेंसिस ही हमें लेके बैठ गए हैं। और इतने टफ़ हालात हो गए हैं कि अब जो है ना बस आंसू नहीं गिरते, बाकी हालात काफ़ी बुरे हैं। और इस सिचुएशन को समझने के लिए ना चलते हैं तकरीबन 5-6 साल पहले जब मेरी रेजिडेंसी स्टार्ट हुई थी। सो ये है राइट आफ्टर मेरे हाउस जॉब। तो हमारी जो है ना हाउस जॉब जब होती है तो उसमें हमारी कुछ ना कुछ पे होती है, तो हमारी अच्छी पे थी, तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी 40,000 के राउंड अबाउट पे थी। स्टार्टिंग 24,000 थी, 36,000 के राउंड अबाउट हो गई थी। और इन्हीं से फिर FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम भी था, मैंने जो है ना कुछ पे अपनी सेव भी की थी। अब जब FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम देना था तो उससे पहले मैं USMLE का ट्राई भी कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ क्योंकि यहाँ भी डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमें वर्क करना चाहिए कि हम यहाँ भी कुछ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ US में ही कर सकते हैं। CPS का एग्ज़ाम जो है ना वो चूज़ किया अपने लिए। मैंने चूज़ किया कि मैं जाऊँगा न्यूरोसर्जरी के अंदर, फिर मैं न्यूरोसर्जरी के अंदर मतलब मेरी FCPS में रेजिडेंसी स्टार्ट होगी। सो ये मेरी तस्वीर है जो कि 2017 की है, जिसमें मैं एक पाँव के ऊपर एक सिस्ट था उसकी सर्जरी कर रहा हूँ, और फिर मेरी 2017 के अंदर रेजिडेंसी स्टार्ट होती है। अच्छा, अब मेरी जब 2017 के अंदर रेजिडेंसी स्टार्ट हुई तो हमारी स्टार्टिंग पे जो है ना वो तकरीबन 90 के राउंड अबाउट थी, और ये पे हमारी इंक्रीज़ हो गई थी 1 की 2017 के अंदर ही, यानी कि 1 लाख में पे ले रहा था 2017 के अंदर। अब आज का जो रेजिडेंट है वो भी 1 लाख पे ले रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंपैरिजन करने के लिए बताता हूँ कि कितना डिफरेंस आ गया चीज़ों के दरमियान, और हमारी पे वहीं की वहीं खड़ी है उस रेजिडेंट की जिसकी ऑलमोस्ट एज जो है ना वो 30 के राउंड अबाउट होती है, जिसने अपनी फैमिली को भी कुछ ना कुछ देना होता है। सो ये मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन निकाला है कि 2017 के अंदर अगर हम अंदाज़ा लेंगे तो 90,000 पे थी पर मंथ। आज 2023 के अंदर अगर हम ऐड ऑन भी कर दें तो पे 1 लाख है महीने की। अब सिर्फ और सिर्फ मोटी चीज़ें मैंने निकाली हैं। आटा जो है ना, जो कि बिल्कुल एक बेसिक चीज़ है, और ऑलमोस्ट हर बंदे के पास ना कुछ अपनी ज़मीन होती है, 1 एकड़ 2 एकड़, या कुछ लोगों के पास ज़्यादा भी होती है, लेकिन 1 एकड़ 2 एकड़ तो होती है ना। उसमें आप देखें कि आटा लेना मैनेज मुश्किल हुआ है। उसकी वजह क्या है कि 30 रुपीज़ का था आटा 2017 के अंदर, और आज वो 120 रुपीज़ पर केजी का, यानी कि 4 टाइम इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, वेजिटेबल ऑयल पे आए। वेजिटेबल ऑयल 150 का था और आज 660 का हो गया। आप पेट्रोल पे हैं, पेट्रोल आपकी बेसिक नीड है। आपने हॉस्पिटल जो है ना गधा गाड़ी पे नहीं जाना, आपने हॉस्पिटल जो है ना वो अपनी साइकिल चला के नहीं जाना, आप पहुंच ही नहीं सकेंगे। आपने कोई बाइक लेनी होती है, आपने कोई कार लेना होता है। जब मैंने स्टार्ट की थी तो पेट्रोल 70 रुपीज़ का था और आज 270 का है, और अभी प्राइस थोड़ी कम हुई है। और डॉलर का रेट अगर आप देखें, क्योंकि डॉलर हम लोग बेसिकली एक हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, हर चीज़ इंपोर्ट होकर आ रही होती है। आज आप डॉलर का देखें तो 2017 के अंदर जो है रेट डॉलर का 103 था और आज 316 हो गया डॉलर का रेट। कि हमारी पे आज के हिसाब से 3 लाख होगी तो हम इस डॉलर की जो है ना अमाउंट उसको मीट कर सकेंगे। अभी मसला क्या आता है? मसला ये है कि रेजिडेंट्स जो है ना वो अलाउ नहीं होते कहीं और काम करने के लिए। अब जब हम अलाउ ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 लाख पे गुजारा करना है। फिर अब कुछ ना कुछ रेजिडेंट्स क्या करते हैं, जिन्होंने अपना घर मीट करना है, जिनके बच्चे हैं या जिन्होंने अपने बच्चों की फ़ीसें देनी है, जो फ़ीसें भी 10 से 20 हज़ार के दरमियान है सिंगल बच्चे की, बाकी रोटी छोटी सब कुछ मिला मिलू के, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो आउट ऑफ द वे जाके जॉब करना शुरू कर देते हैं। और जब वो जॉब करते हैं तो
उससे प्रॉब्लम क्या आता है? उससे प्रॉब्लम ये आता है कि उनका रेजिडेंसी से फोकस हट जाता है। आप जब रेजिडेंसी से अपना फोकस हटा देंगे, अगर मैंने प्राइवेट जॉब पकड़ी हुई है, मेरे उसको कुछ ना हो, ये रेजिडेंसी तो चलती रहेगी, फिर उसका जो स्टैंडर्ड है काम करने का वो भी कम हो जाएगा। रेजिडेंट्स होते थे कि वो कुछ एग्जाम्स वगैरह दे देते होते थे अपनी फ़ीस के साथ। अब फ़ी इतनी ज़्यादा हो गई कि आप अपना स्टैंडर्ड ही नहीं मेंटेन कर सक रहे लिविंग का, आप घर के अखराजात से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो आपने कौन से इंटरनेशनल एग्ज़ाम की फ़ी देनी? जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम पहले $1000 का था, आपका 1 लाख में हो जाता था, आज वो 3 लाख में है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने OET जो है ना वो अपनी फ़ी से दिया था, MRCS जो है ना वो अपनी पैसों से दिया था, MRCP अपने पैसों से दिया था। आज आप सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। आप जो है ना अब अपना स्टैंडर्ड आपको लो करना पड़ रहा है, पहले आप जो चीज़ें कर रहे थे उनको कट ऑफ करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ आप इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स की तरफ भी नहीं जा सके। सो रेजिडेंट्स जो है ना बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अब रेजिडेंट्स जो है ना अमूमन जो है ना एज 30 के राउंड अबाउट होती है, क्योंकि मतलब आपने 25-26 साल में MBBS किया है, 1 साल आपका पार्ट 1 में निकल गया है, 2-3 साल आपने BHU किया, उसके बाद आपने करते आपकी 30 साल उम्र हो जाती है। बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने ये सोचना है कि यार मैंने शादी करनी है। फिर इसी वजह से यह है कि आज मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी रेजिडेंट ऐसा है जो अपने पेरेंट्स से सपोर्ट ना ले रहा हो। यानी कि एक माँ बाप ने आपको इतना पढ़ाया है, आज 30 साल आपकी उम्र हो गई है, और आप अपनी पे से उनको सपोर्ट करने के बजाय आप उनसे मांग रहे हो कि वो जो कनक आई है या अनाज आया है वो हमें भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा दें, जो प्याज आपने अपनी फसलों पे गाएं थोड़ा सा हमारा भी हिस्सा रखें, बजाय इसके कि आप उनको सपोर्ट करें आप उनसे सपोर्ट ले रहे हैं। अगर मैं अपने साथ वालों को देखूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ऐसे है जो घर के सपोर्ट के बगैर चल रहा हो, या फिर वो सपोर्ट के बगैर चल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ अपना खर्चा हॉस्टल में रह के निकाल रहा है, जिसकी ना शादी है ना कुछ है, जिसने हॉस्टल से ही खा लेना है और जिसने कहीं और जाना भी नहीं, उसने गाड़ी भी नहीं रखी, वो सिर्फ अपना खर्चा निकाला है, और वो भी शायद 10-20 हज़ार रुपया घर भेज रहा होगा। वरना बाकी जो सारे हैं, अगर किसी की फैमिली है तो वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि वो अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। अच्छा, अब ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना कि 1 लाख रुपया दे रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने तो आप समझ लें कि बस तौबा रह रब की। इन लोगों ने रेजिडेंट्स को कुछ को फ्री रखा हुआ है, किसी को 50,000 पे रखा हुआ है, किसी को 60,000 पे रखा हुआ है, किसी को मतलब अनइमेजिनेबल है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक पेशेंट से जो है ना इतनी ज़्यादा ह्यूज फ़ी चार्ज करते हैं, और वो जो डॉक्टर्स उनका ख्याल रख रहे होते हैं उनको पैसे देने के बिल्कुल उनका दिल नहीं चाहता कि हम इनको पैसे दें। ये वजह क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की? इसकी वजह इनमें से एक ये भी है कि गवर्नमेंट में क्योंकि CIP की वजह से अब इंडक्शन मुश्किल होती जा रही है, तो प्राइवेट वालों के पास एक ऑप्शन खुला हुआ है कि वो बच्चे जो BHU या RSC नहीं करना चाहते ना वो आ जाते हैं। फिर वो आ जाते हैं तो वो उनको समझ लें कि एक तरह से यूज़ करते हैं अपने कामों के लिए। हम आपको तनख्वाह कम देंगे लेकिन यह है कि आपको रेजिडेंसी दे देंगे, और लाजमी सी बात है हर किसी को दिल करता है कि वो रेजिडेंसी कर ले, तो जिसको BHU नहीं मिलता वो बेचारा फिर रेजिडेंसी करना शुरू कर देता है, और फिर इस तरह जो इनकी मोनोपोली जो है ना वो और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही। तो सिस्टम जो है ना वो टोटली फेल हो गया। ये रेड से मैंने लिखा है जानबूझ के। एक मेरा कोलीग है, वो कोलीग जो है ना उसके बच्चे हैं 3, ठीक है, और वो जो है ना 3 जॉब्स कर रहा है। अब आप इमेजिन करें रेजिडेंसी के साथ 2 एक्स्ट्रा जॉब्स कर रहा है, और रेजिडेंसी भी टफ रेजिडेंसी। मेरा नहीं ख्याल कि वो घर भी जाता है, वो सिर्फ अपना वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए जो है ना वो 3-3 जॉब्स पे लगा हुआ है। एक मेरा जो जानने वाला है उसका अभी कंसल्टेंट वो बना है, और उसका कार्डियोलॉजी के अंदर FCPS एग्ज़ाम पास हुआ है, तो उसे हॉस्पिटल ने कितनी पे दी है, कितनी पे रखा है? 60,000 पे। मतलब यानी कि आप सोच नहीं सकते कि यानी कि रेजिडेंसी के अंदर आपकी 1 पे थी और अब आप 60,000 पे। इसमें अपने पेट्रोल का खर्चा भी निकालना है, अपने वहाँ जो ड्यूटीज़ कर रहे होंगे आप, उसके अंदर जो खाने पीने का खर्चा होगा वो भी आपने निकालना है, आने जाने का सब कुछ जो है ना, कपड़े शपड़े सब कुछ इस 60,000 के अंदर आपने पूरा करना है। अब सोल्यूशन क्या है हमारे पास? देखिए मुझे जो है ना मुझे इस सोल्यूशन बताते हुए ना, पहले मैं थोड़ा सा कहता होता था कि यार खुला हाथ रखें, लेकिन बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि यार हनान ये ज़रूर सोल्यूशन बताया कर, बिकॉज हम सफ़र कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो रेजिडेंट्स थे जिन्होंने मेरे साथ न्यूरो सर्जरी की है, मतलब अक्रॉस द बोर्ड दे आर सफरिंग, ठीक है, और हम हैरान हैं कि हमने जो ख्वाब देखे हुए थे कि आप रेजिडेंसी कर लेते, उसके बाद जो है ना जब आपकी एजेंसी ख़त्म हो जाएगी तो आपकी ज़िंदगी शायद सुकून में आ जाए, क्योंकि आपने 5 साल जो है ना वो बहुत टफ गुजारे हैं, लेकिन हालात जो है ना वो बहुत मखदूश हैं। अब आप देखें कि सलूशन हमारे पास यही है कि आपको इंटरनेशनल एग्ज़ाम कोई ना कोई अपनी रेजिडेंसी के दौरान क्लियर कर लेना चाहिए।
और इसमें आपका OET हो सकता है, प्लैब हो सकता है, MRCPM, RCS, USMLE, कोई भी एग्ज़ाम। बेशक इनके एग्ज़ाम की फ़ीस ज़्यादा है। आप स्टार्ट ऑफ योर फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी के अंदर जो है ना सेव करना शुरू करें 10,000 ऑलमोस्ट। मैं ये आपको नहीं कहता कि आप कोई एक ही पे से या 2-3 पे इकट्ठी लगा के एग्ज़ाम दे दे, आप कुछ ना कुछ शुरू सेव करना शुरू करें। तकरीबन साल बाद आपके पास वन तो हो, साल बाद आपके पास कुछ अमाउंट पड़ी हो जिससे आप कोई अपनी किसी और रिलेटिव से हेल्प ले सकते हैं, किसी और अपने भाई बहन से हेल्प ले सकते हैं। क्लियर कर लेते हैं ना तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। इन सारे एग्जाम को इकट्ठे के लिए नहीं कर सकते, कोई एक आपने चूज़ करना तो OET लाजमी दे दे। वो इसी वजह से है कि CPSP का जो है ना एक्सचेंज प्रोग्राम है, अगर आप कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको फाइनल ईयर 4th ईयर के अंदर जो है ना वो आप एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू UK जा सकते हैं और फिर आपका एक पाथ क्लियर हो जाता है। सो अब आखिर में मैं ना रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम, और वो रिक्वेस्ट ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं प्लीज़ आप इस चीज़ को देखें। सेम पे कैसे गुजारा कर सकते हैं जो तकरीबन जो है ना 6 साल या 5 साल पहले वो सेम पे थी, आज खर्चा जो है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है और पे उतने की उतनी करी है। वी आर प्राउड टू बी डॉक्टर्स और हम सर्व करना चाहते हैं ह्यूमैनिटी को। लेकिन बात यह है कि जब आपके घर के अंदर प्रॉब्लम चल रहा हो, घर के अंदर फाइनेंसिस मैनेज ना हो रहे हैं, तो आप कैसे इंसानियत की खिदमत कर सकेंगे जब आपको पता होगा आपका जो है ना बच्चा जो है उसकी आप चीज़ें पूरी नहीं कर सके। ये तभी हो सकता है जब आप घर से सेटिस्फाइड हों। आप मेंटली जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे आप इस इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकेंगे। सो आप से रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं कि आप काइंडली इस चीज़ को देखें कि जो रेजिडेंट्स की पे है उसको बढ़ाएं, ताकि जो है रेजिडेंट्स अपनी रेजिडेंसी पे फोकस कर सकें, एक अच्छे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन सकें। और जब आप यहाँ उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे तो फिर उन्हें बाहर या इस तरह की जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर बंदा अपने मुल्क के अंदर रहना चाहता है। अगर जाना भी चाहता था तो पहले वो एक्सीलेंस हासिल करने के लिए या अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाते थे। कभी कभी ये गोल नहीं होता था किसी का कि मैंने जाना है और जाके जो है ना मतलब वहाँ से मैं अर्निंग करूँगा और मैं अपने घर को सपोर्ट करूँगा। आज 34-33 ईयर्स के लोग हैं ना, वो शादी कर सकते हैं ना, वो अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो उसके उनके माँ बाप यही सोचते होंगे कि यार ये ऐसा डॉक्टर बना है कि किसी को ये सपोर्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर बन जाओगे, अब ये लाइफ सेट हो जाएगी, आप इसीलिए मेहनत करते रहते हो। पहले एंट्री टेस्ट से ही आपका काम शुरू हो जाता है। मैट्रिक में मेहनत करो, FSC में मेहनत करो, MBBS में मेहनत करो, कोई नहीं आगे जाके फल मिलेगा, ये मिलेगा। फिर FCPS में मेहनत करो और वो टाइम नहीं आ रहा। ठीक है, तो रेजिडेंट्स जो हैं वो एक फुल फ्लैश डॉक्टर हैं। ठीक है, उनकी पेज है बेहतर होनी चाहिए। पॉलिसी मेकर्स हैं कोई उनको ये बात समझाए कि हाउस ऑफिसर्स और रेजिडेंट्स जो हैं वो फुल फ्लैश डॉक्टर हैं। आप उनकी पे के मामले में थोड़ी सी जो है ना मेहरबानी करें और उनको एक एटलीस्ट इतनी सब्सटेंशियल अमाउंट दे दें कि वो एक आराम से अपनी ह्यूमैनिटी के कॉज पे फोकस कर सकें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।